अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो 1 2 3। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? जी सर, आ रही है, आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। हाँ जी। आपके सामने बोर्ड शेयर हो रहा है ना? हाँ भाई, बोर्ड शेयर हो रहा है आपके सामने। जी सर। अब हम जो टॉपिक कर रहे थे, उस टॉपिक में ज़रा सुनिएगा गौर से, क्योंकि अब मैं कल परसों परसों वाली क्लास में मैं आपको एएस के पास पेपर सोल ट्रेडर के सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। 2019 में मई जून में भी आया है, 2018 में भी आया है। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं पास पेपर से सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। तो पॉइंट्स जो है वो समझेंगे। जी, आज हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कराया था, और इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट में मैंने आप लोगों को पहले प्रीपेड और अप्रूवल्स के बारे में बताया था। फिर मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट समझाया, और इसके बाद जो है वो डेप्रीसिएशन के मेथड होते हैं, वो थोड़ा सा भी समझा देता हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जो आज हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट के ऊपर है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन दे दिया जाए 100,000 का, क्या आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 10% इंटरेस्ट के ऊपर, कितना, 100,000 का, और ये एडजस्टमेंट जो है वो हम कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं दिसंबर 31 2018 का। दिसंबर 31 2018 के बना रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैं आपको दे दूँ एक और अकाउंट, इंटरेस्ट पेड 3,000, इंटरेस्ट पेड 3,000, ये दो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दे दिए जाएं। और आपको जो है वो एडजस्टमेंट, इससे आप कंफ्यूज ना हो, तो क्योंकि मैंने टॉपिक लिखा था, ही मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपको ट्रायल बैलेंस के अकाउंट दे दिए जाएं, और आपको कहा जाए कि आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में कहा जाए कि, बल्कि एक और काम करें, आपको कुछ भी ना कहा जाए, यानी कि बैंक लोन से मुताल्लिक
में तो क्या होगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे डिफाइन कर सकता है ये? सर आपकी कुछ भी ना आवाज़ हो। कट गई। हाँ बेटा, वो आवाज़ का मुझे मतलब अब मेरी आवाज़ सही हो गई होगी, क्योंकि वो उस वक्त हम्म। इंटरनेट के तार क्लियर नहीं हो रहा था। अब सब साफ हो रही होगी आवाज़ मेरी? जी। हाँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट से मिस हो जाता है। ऊपर 10% बैंक लोन आपने लिया हुआ है 100,000 का, बिल्कुल सही है, और इंटरेस्ट पेड किया हुआ है आपने 3,000, और नीचे कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बैंक लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में क्या कोई इम्पैक्ट आएगा, या आएगा तो कौन से हेड में आएगा? हेड में आएगा तो किस अमाउंट से आएगा, किस नाम से आएगा? इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये अभी मैंने कुछ एडजस्टमेंट नहीं लिखी है, तो मैं उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। फिर मैं एडजस्टमेंट लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा, ताकि पास पेपर में ये बहुत टेंशन देता है वो क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको एक एनआरबी वाला सवाल या एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली बात भी कराऊंगा। इंशाल्लाह पास पेपर पे जब आप आएंगे तो सॉलिड हो चुके होंगे। फिर आगे देखते हैं। कोई बता सकता है क्या करेंगे? हाँ जी, मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। राफे, राफी आवाज आ रही है? माइक ऑन करके बोला करो यार, अब चैट में पढ़ने का मुश्किल हो जाती है बहुत। हिबा ने आंसर दिया है, गलत आंसर दिया है हिबा, रॉन्ग आंसर। आपने आंसर गलत दिया है बेटा। और कोई आंसर दे सकता है इस बात का कि इनकम स्टेटमेंट में कौन से हेड में क्या चीज़ जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप लोगों से गलतियां होती हैं, और इसी वजह से होती हैं कि आप थोड़ा सा देख नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। हसनैन, तुमने ये पॉइंट सीखा था मुझे याद है, इंटरेस्ट वाला, बोर्ड पे जब मैं करा रहा था तुमने आंसर भी दिए। मालूम तुम्हें याद है या नहीं याद? हसनैन हैदर, तुम्हें याद होना चाहिए ये पॉइंट। लाल सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? नहीं अच्छा, आ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो याद है ना? रहा थोड़ा सा। हसनैन बेटा, ये सर एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद कर लो, और तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी इनकम सर। स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। ओके सर। अब्दुल राफे, तुम्हारा कोई जवाब? सर क्वेश्चन एक बार फिर बोलते, मैंने सुना नहीं था। यार तुम सुनते क्यों नहीं हो यार? मेरा क्वेश्चन सामने आवाज़ लिखा लैग था। हो गई थी ना, मेरी भी इंटरनेट खराब चल अच्छा, रहा है। ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% बैंक लोन क्रेडिट साइड पर 100,000, और इसी ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड हुआ है 3,000, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात इस बैंक लोन से या इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं दी हुई। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस नाम से, किस अकाउंट में, कितने अमाउंट से होगी? चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी कोई चेंज आएगा? सवाल मेरा ये है। अब उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, तो कोई भी आंसर दे सकता है इसका, या सब निकम्मे बैठे हुए हैं अभी? इसीलिए मैं अलग अलग एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट पास पेपर पे आएंगे तो ऐसा ना हो परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, कोई और हमारे पास स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिन लोगों की बेसिक अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हो? साथ सलाम सैयद नूरुल अमीन ने मुझे बताया हुआ है, ठीक है, इसको मुझे टाइम देना है। बिल्कुल नूरुल अमीन, और कौन है? बाकी सब कॉमर्स के हैं। अब्दुल मोई, समझ में आ रहा है कुछ? क्या करेंगे? और आज वो नहीं आया हमारा बिलाल, वरना वो फौरन जवाब देता चाहे गलत हो या सही। यूसुफ, ओ भाई, ये स्टेरिक वाले आदमी हो यार। यूसुफ, तुम बताओ ना यार। सबने हार मानी? इसका मतलब है सबने हार मानी।
गौर से सुनिएगा जरा, बहुत गौर से सुनिएगा भाई। इसमें करना ये है आपने कि जब आपको ये पता है कि आपने बैंक से लोन लिया है 100,000 का, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बैंक से लोन लिए हुए कितना अरसा हो गया है, तो इसको हम सपोज करेंगे कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। तो उसका 1 लाख का 10% जो है वो पूरा निकाल लेंगे, वो 10% बनता है 10,000। इसका मतलब है कि आपने पूरे साल का इंटरेस्ट जो $1 लाख लिया था उस पर 10,000 का इंटरेस्ट पे करना है। अब चाहे उसमें से आपने 3,000 पे किया हो, 4,000 या 5,000 या पूरा 10,000, एक्सपेंसेस में आपका जो अमाउंट आएगा वो एक्सपेंसेस के कॉलम में जाएगा इंटरेस्ट। ये नोट डाउन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इंटरेस्ट पेड आपका इनकम स्टेटमेंट में पूरा कितना जाएगा? 10,000, चाहे आपने उसमें से कितने भी पे कर दिए हों। ये एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 10% बैंक लोन लिखा है तो आपने खुद से उसका 10% निकालना है। अब आपने ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें से कितना पे हो गया है, ना पे हुआ होता तब भी 10,000, पे हुआ हुआ है तब भी पूरे 10,000 का इंटरेस्ट आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहता है कि चाहे एक्सपेंसेस पे हो गए हों या नहीं पे हुए हों, सारे के सारे एक्सपेंसेस में काउंट किए जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका 10% बैंक लोन जो जाएगा वो 100,000 जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब आप करंट लायबिलिटी बनाएंगे, जब आप करंट लायबिलिटीज बनाएंगे तो उस करंट लायबिलिटी में आपका जो लोन्स का मतलब है अब क्या है, अब आपके जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस थे इंटरेस्ट के हवाले से वो 10,000 थे। उस 10,000 में आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं 3,000। दैट्स व्हाई अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेबिल जो है वो आपका अदर पेबिल में, अदर पेबिल में आपका इंटरेस्ट अक्रूड जो है करंट लायबिलिटी में चला जाएगा कितना? 7,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट जो है वो आपका रिमेनिंग कितना है? 7,000। तो वो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा और बैंक लोन पर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 वो चेंजिंग थी जो कि उस वक्त आपने करनी है जब आपको ऊपर बैंक लोन दिया हो और इंटरेस्ट भी पे किया हुआ हो, तो आपने एक्सपेंसेस में तो पूरा परसेंटेज अप्लाई करनी है, लेकिन जब आप और 10% बैंक लोन पे पूरा नॉन करंट लायबिलिटी पे अप्लाई करना है। लेकिन जब आप करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो आप रिमेनिंग इंटरेस्ट को अनपेड इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट को अदर पेबिल के नाम से लिखेंगे। रिमेनिंग है 7,000। ये सबको पॉइंट क्लियर होता है? इसमें कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल में ये सबकी समझ में आया होगा। ये मुश्किल पॉइंट नहीं था अगर आप अच्छी तरह समझें इसको। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि आपको कोई समझ में ना आया हो। हाँ, अब अगर अलबत्ता मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद अब मैं इसको चेंज करूं, और वो चेंज कैसे करूं? मैं इंफॉर्मेशन डाल दूं एक। वो इंफॉर्मेशन क्या डाल दूं कि हमने 10% बैंक लोन लिखा है 100,000 और इंटरेस्ट पेड लिखा है 3,000। पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये सिचुएशन थी कि नोट डाउन कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। अब दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर हम आपसे कहें बैंक लोन received from July 1st 2018, एक इंफॉर्मेशन डाल दी जाए ये वाली। अब इस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या चेंज आएगा समझना है। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा। अब आपने बैंक से जो लोन लिया है उसके बारे में बाकायदा बताया जा रहा है कि आपने करंट ईयर जो आपका 2018 है और इसकी क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2018 है,
आपने 2018 में जो बैंक से लोन लिया है वो आपने 1 जुलाई को लिया। तो जब आपने बैंक से लोन 1 जुलाई को लिया है तो अप टू 31 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको सिर्फ 6 महीने हुए हैं बैंक से लोन लिए हुए। तो अब आपके जो एक्सपेंसेस में जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपको तो अभी बैंक से लोन लिए हुए ही 6 महीने हुए, पूरा साल हुआ ही नहीं है। तो अब आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि आपने 100,000 का 10% निकाला, वो आपका कितना आ गया 10,000, और 10,000 का 6/12 कर लिया आपने, सर 5,000 आएगा, 5,000। तो वो आपका 5,000 आ गया। शुक्रिया यूसुफ, बहुत आपने मेरी मदद की। अब आपके पास 5,000 आ गए। ये तो एक्सपेंसेस में जाएंगे। इसी तरीके से जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 100,000 पर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन करंट लायबिलिटी में आपके पास जो अदर पेबल है वो कितना हो जाएगा। आपके टोटल एक्सपेंसेस 5,000 के थे, 3,000 आप पे कर चुके हैं, तो लिहाजा अब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 2,000। ये छोटी सी बात जो डेट की वजह से वो चेंज कर सकता है। ये बात हो गई आपकी एक। अब ये दूसरी बात के अंदर जो मैंने चेंज किया, अब तीसरी बात मैं चेंज करूंगा। उससे पहले आप ये दोनों पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप नोट डाउन करेंगे तो उससे ये आसानी हो जाएगी कि जब मैं आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पास पेपर भी कराऊंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। कर लिया नोट सर डाउन? एक बार थोड़ा जूम आउट कर दें। तुम कहाँ थी अभी, आएंगी तो नहीं थी तुम लाइबा? सर वो नेट सही नहीं चला था, अब सही हो गया। जूम आउट कर दूं? पहले क्वेश्चन देख लो बेटा, पहले मैं पूरा एक सवाल एक जगह ले आता हूँ। ये सिचुएशन है, नजर आ रहा है? यस सर। अब सुन लो जरा। आज अभी जो सिचुएशन है, जरा तुम पीछे वाली बताऊंगा तो परेशान हो जाओगी। आज हमारी सिचुएशन है कि जब हम सोल ट्रेडर का सवाल आता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ट्रायल बैलेंस ने बैंक लोन दिया हो परसेंटेज के साथ, और उसका कुछ इंटरेस्ट पेड का अमाउंट भी दिया हो, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में उस बैंक लोन रिसीव करने की कोई डेट दी हो, तो हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये क्वेश्चन था। तो हमने कहा कि जब आपको बताया गया कि बैंक लोन आपने रिसीव किया है जुलाई में, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक, क्लोजिंग डेट अगर दिसंबर है तो जुलाई से दिसंबर तक आपके 6 महीने हुए हैं बैंक से लोन लिए हुए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस में जाएगा। 100,000 का हमने 10% निकाला तो 10,000 आया, उस 10,000 का 6/12 कर लिया, 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया 5,000, तो ये तो एक्सपेंसेस में आ गया। अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैंक लोन तो पूरा आ जाएगा, 10% बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा कि जो आपके टोटल एक्सपेंसेस थे 5,000 के, उसमें से क्योंकि आप 3,000 पे कर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग अनपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो अदर पेबल में इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाएंगे 2,000 रिमेनिंग अनपेड। यहाँ तक समझ में आती है बात? यहाँ तक समझ में आती है आप लोगों के बात? जी सर। जी सर। अच्छा भाई अब जरा एक काम और करना, ये पिछले वाले हफ्ते में तो बिल्कुल मेरा नेट बिल्कुल ऑफ हो गया था, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, अल्लाह खैर करे, क्योंकि बारिशों का मामला है तो लाइट फौरन चली जाती है और नहीं चल पाता, इंटरनेट नहीं चल पाता सही तरह। तो मुझे बहरहाल एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है स्पेशली तौर पे 3-4 स्टूडेंट्स की, और वो पता है, मैंने उनको नाम भी बताया हुआ है उन स्टूडेंट्स को। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मुझसे आज ही रब्ता कर लीजिएगा, आज से उनकी क्लासेस शुरू करना ज़रूरी है। इसमें मैं अभी फिर दोबारा आपको नाम बता देता हूँ, तो आप लोग आज से रब्ता कर लें मुझसे, जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास की, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वो पीछे रह जाएंगे। काइंडली वो लोग अपना जो है
मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको आज टाइम बता दूंगा। हसनैन हैदर, लाइबा, मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद कौन है, नूरुल अमीन। नूरुल अमीन को तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, नूरुल अमीन बिल्कुल आएंगे। सर आज रात में आप क्लास लेंगे? हाँ बिल्कुल आज क्लास लेंगे, बल्कि तुम्हारी क्लास जो है वो अलग से भी होगी, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल एसेट्स और लायबिलिटीज से पढ़ाना पड़ेगा। तो सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सबको ये तो पता है कि बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, तो तुम्हें तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस पढ़ानी पड़ेंगी ना पहले बेटा। तो तुम तो क्लास में आज मैं तुम्हें अभी पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। मेरी क्लासेस आज वैसे 7:30 बजे ख़त्म होंगी नॉर्मल। इनकी आवाज सर आपने बोला था कि आप एक क्लास 8 से 9 लेंगे और 8 से दूसरी 9 9 से। बिल्कुल बिल्कुल, बस 8 से 9 में तुम आज मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, 8 से 9 में तुम ज्वाइन कर लेना। ये जो मैं बाकी बच्चों के नाम ले रहा हूँ जिसमें आपका भी नाम शामिल है, ये 9 से 10 वाली टाइमिंग वाले हैं सारे। ओके वो भी ले लूँगा। हाँ 9 से 10 में आप सब ने, हाँ वो भी समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला तुम्हें। मैं जो नाम बता रहा हूँ वो 9 से 10 वाले हैं। 8 से 9 में सिर्फ वो लोग लेंगे जिनमें सिर्फ अभी नूरुल अमीन ही नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसको ज़रूरत है कि वो एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसमें साथ सलाम। अगर तुम चाहते हो तो 8 to 9 वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तो तुम्हारा शुरू से सारा मामला हो जाएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि अब मैं पास पेपर पे आने वाला हूँ ना, तो उससे पहले पहले ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाओ तुम। और ये अब्दुल्ला मकसूद कौन है, अब्दुल्ला जावेदी हैं ये, मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद। नहीं सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तुम न्यू स्टूडेंट हो बेटा, तुमने तो बताया था शायद मुझे कि तुम्हारा बैकग्राउंड कॉमर्स का है आई थिंक। यस सर, कॉमर्स मैंने पढ़ा था केपीएस से, कराची पब्लिक स्कूल का ही हूँ। कौन सी ब्रांच के हो? सफावी। अच्छा सफावी के हो, तो सफावी में तो मैंने बहुत पढ़ा है यार, याद है तुम्हें? ये पता सर नहीं आप याद है। याद है, चलो अच्छी बात है ये। हम्म। तो आपने वहाँ पर जो है जो भी पढ़ा होगा, तो आप मुझे 9 से 10 में मिलिएगा ना। आज 8 से 9 में तो ज़रूरत नहीं होगी आपको, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना यार बेटा, नहीं है ना। एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट, ये तो आपको आता है ना। तो ये सर, मुझे ये मैं बता दें, जो स्टेटमेंट्स आपने जो पीछे एडजस्टमेंट है वो ओ लेवल से थोड़ी वो है ना, मतलब सिमिलर है सिमिलर नहीं ये है, सारी तकरीबन वही एडजस्टमेंट्स। है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी दुनिया का एक ही होता है। अगर हम सीए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे तब भी वो वही होगा, बस आगे हम एडजस्टमेंट्स के अंदर लैंग्वेज उसकी वो इम्प्रूव करता चला जाएगा, थोड़ी सी टफ देता चला जाएगा, आपको थोड़ी सी जो है वो चैलेंजिंग देता जाएगा, उस पर हम काम करेंगे तो सेट हो जाएगा। याद रखो, सब लोग सुन लो ये क्लास में, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्ट्रांग होगा उसका 90 मार्क्स में से 40 to 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग का कोई पार्ट हो। इसलिए बहुत गौर से सुनना ये बात। अच्छा मैं अभी नाम ले रहा था जिन स्टूडेंट्स का, वो 9 से 10 में क्लासेस लेंगे। नूरुल अमीन 8 to 9 भी लेंगे और साथ सलाम 8 to 9 भी लेंगे। ये आप दोनों याद रखिएगा, आप दोनों के लिए 8 to 9 में आप दोनों लेंगे, नूरुल अमीन और साथ सलाम। बाकी सर लोग 8 9 to to 9 आप 9 to 10 वाली लिंक पे लेंगे? हाँ उसी लिंक पे लूंगा, जो अब वो लिंक हमेशा वही रहेगा जो मैं आपको दूंगा। अब्दुल मुईस को ज़रूरत नहीं है, अब्दुल राफी को ज़रूरत नहीं है, ये बात। अच्छा मैं 9 से 10 में क्या पढ़ाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा मैं, जैसे जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट और जो चल रहा है हमारा डेबिट क्रेडिट, थोड़ा सा समझाऊंगा, इसलिए बात को भी ज़रूरत नहीं है। हसनैन हैदर तुम्हें ज़रूरत है, तुम आओगी क्लास में 9 से 10 में। हिबा को ज़रूरत नहीं है, खलील को ज़रूरत नहीं है, लाइबा तुम क्लास में आओगी 9 से 10 वाली में आओगी। मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद से मेरी बात हो गई है अभी, और मोहम्मद हमज़ा। अच्छा जी हमज़ा अपना माइक ऑन करो। हमज़ा से मेरी बात हुई थी तो मुझे याद नहीं है। जी सर। हमज़ा तुम्हारी मेरी बात हो चुकी है? जी सर। सर मैं भी बेसिक से पढ़ूंगा। बेसिक से पढ़ोगे तो आप आज 8 बजे से 9 बजे वाली क्लास भी लोगे और 9 से 10 वाली क्लास भी लोगे इंशाल्लाह ताला, याद से। सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे आप मैसेज करोगे, मैं एक ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, उस पर मैं लिंक डाल दूंगा सारा। ठीक है सर। अच्छा जी, अब कौन हो गए? साथ सलाम भी आज 8 से 9 वाली भी लेंगे, 9 से 10 वाली भी लेंगे। सैयद अब्दुल्ला को अभी ज़रूरत नहीं है, वेल्स, अच्छा ये तो होस्ट है हमारे। यूसुफ असलम को भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो आज मैंने जिन लोगों का नाम लिया है उनको ज़रूरत है तो वो क्लासेस लेंगे, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इनको अभी ज़रूरत बाकी को नहीं है। तो हसनैन हैदर आपका रिप्लाई नहीं आया। हसनैन हैदर आर यू रेडी फॉर 9 to 10? यस सर। हसनैन हैदर कोई मसरूफियत तो नहीं है, क्योंकि आजकल तुम्हारी मसरूफियत होती है ज़रा, इसलिए बोल रहा सर हूँ। वो तो एक इशू है, लेकिन शायद आज फ्री यार होगा।
चलो तो आज जरा टाइम निकाल, मुझे पता है आजकल तुम लोगों का जरा मसला होता है ना, तो लेकिन आज टाइम निकाल लेना 9 to 10 में, तो तुम बल्कि 8 to 9 में भी आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन 8 to 9 में जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, टाइप्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल से पढ़ाऊंगा तो तुम बोर ना हो जाओ, लेकिन 9 to 10 वाली में आ जाना, इसमें मैं रिवीजन कराऊंगा जो मैंने अभी पढ़ाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर मैं बोल रहा था कि मेरे एसेट्स लायबिलिटीज वो तो सब सही है ना, तो वैसे बाद में जो 8 से 9 होगी जहां आप जरा आगे बढ़ जाएंगे वो ले लूंगा, लेकिन अभी चलो लगता है ठीक है, वो सही है, सही है, 9 सही से है, 10 लूंगा अभी। ठीक है 9 to 10 ले लेना, डन हो गया। तो ये हो गई बात अभी। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे इसी के अंदर, लाइबा ये बात समझ में आ गई बच्चे आपके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया इंटरेस्ट वाला। हम इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, लाइबा यस आपके सर। समझ में आ गया ये पॉइंट? नहीं सर। दोबारा समझाऊं बेटा? जी समझा दें। देखो ये पॉइंट ये है, आपको मेरी आवाज आनी चाहिए, जो क्लियर नहीं आ रही तो बता दीजिएगा। हमने अगर बैंक ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैंक लोन दिया हुआ हो 100,000 का, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन हो कि आपने इस पर ईयरली इंटरेस्ट पे करना है 10%, और आपने उसमें से कुछ इंटरेस्ट पे भी कर दिया हो 3,000 का सपोज दैट, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर लिखा हो बैंक लोन रिसीव फ्रॉम जुलाई 1 2018 का मतलब है कि आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, और आपको ये कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ये जो आपका ऊपर दिया हुआ 100,000 का बैंक लोन है, ये आपने वसूल किया है जुलाई की 1 तारीख को। तो अब आपको बैंक से लोन लिए हुए सिर्फ कितने महीने हुए हैं? 6 महीने। तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 6 महीने का होगा ना बेटा, अगर कोई डेट नहीं दी होती तो पूरे 12 महीने का होता। लाइबा ये बात समझ में आई? आंसर दिया करो फौरन। यस सर। अच्छा, अब आपके एक्सपेंसेस में जब इंटरेस्ट पेड आएगा तो आपके इंटरेस्ट, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि इंटरेस्ट पेड आप ऑलरेडी कितना कर चुके हैं, आपने देखना है कि इंटरेस्ट टोटल पे करना कितना था। तो आपने देखा कि 1,00,000 का जो मैंने बैंक से लोन लिया था जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर तक मुझे 6 महीने हुए लोन लिए हुए, तो आप क्या करेंगे 1,00,000 का 10% निकालेंगे पहले, तो 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 10,000। अब आपने अगर ये वाली लैंग्वेज ना लिखी होती एडिशन फॉर्मेशन वाली, तो पूरे 10,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन हमने 10,000 में से 6/12 क्यों किया? क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे 1 महीने का आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने का आ जाएगा, तो 6/12 हो गया। तो इसका मतलब है कि टोटल इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो 5,000 हैं, तो इंटरेस्ट आपका इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा 5,000। बल्कि ये पेड लिखना भी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे या इंटरेस्ट लिखेंगे तो ये 5,000 में आती है। ये समझ में आती है बात? इस ऊपर वाले 3,000 से आपका कोई ताल्लुक नहीं है इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस लिखते हुए। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो एक बात और कंफर्म है कि जब नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे तो 10% बैंक लोन पूरा 100,000 लिख देंगे, जो था उस पर तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट के ऊपर पे बिल कितना है, तो पे बिल है जब हम देखेंगे कि यार हमारा टोटल इंटरेस्ट था 5,000 का, जिसमें से हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब मेरी आवाज चली गई होगी, अब आ गई होगी, जिसमें से हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 5,000 में से 3,000 का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। तो जो अनपेड इंटरेस्ट है वो हमारा करंट लायबिलिटी में अदर पे बिल में जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड या अदर पे बिल के नाम से 2,000। यानी कि ऊपर वाले दिए हुए इंटरेस्ट पेड को हम अनपेड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन टोटल इंटरेस्ट वही आएगा जो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट हो चुका है, या अगर 6 महीने हुए तो 6 महीने का। ये बात थी फाइनली जो इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करता है। बात समझ में आती है ये? सर ये अदर पेबल में 2,000 क्यों लिखा है? अब इस तरह सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना था बेटा? 5,000 था। ये समझ में आ गया तुम्हारे? जल्दी ले यस और नो बोलती हो। यस सर। इस 5,000 में से तुमने ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना पे कर दिया है? ऊपर ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट जो और आपको पे करना है वो कितना करना है? आगे समझ में? गुड। अच्छा जी, अब अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर सवाल में कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट पेड का नहीं दिया होता, इंटरेस्ट पेड का कोई अमाउंट ही नहीं दिया होता,
अब क्या करते हैं? सर सेम सेम नहीं जाएगा? बिल्कुल सब कुछ सेम रहता, सिर्फ करंट लायबिलिटी में पूरा अमाउंट जो है वो अनपेड का कितना चला जाता, 5000। बस ये समझना है, क्योंकि आपने कुछ पे किया हुआ ही नहीं है, तो ये 5000 जो है वो आपका अदर पेबिल में चला जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता कि आपने इंटरेस्ट के ऊपर अभी कोई अमाउंट पे नहीं किया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स में, इंटरेस्ट पेड अगर आपका लिखा होता 5000 तो यहाँ तो 5000 आते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं आता क्योंकि सारा आपने पे कर दिया था, तो करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आता। 10% बैंक लोन अपनी जगह पे 100,000 रहता। ये भी समझ में आती है बात? चलें एक और चीज लिखता हूँ, जरा सुनिएगा और मुझे आप बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि राफे मुझे मेरा सवाल का जवाब दे देगा, हो सकता है और भी कोई दे दे। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट पेड लिखा होता 6000, बहुत रेयर आता है ये, अब क्या करते? अब बताइए एक्सपेंसेस में कितना अमाउंट जाता और एसओएफ में कितना जाता? कौन ज़हीन बैठा हुआ है यहाँ पर जो मुझे बता? ये वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जुलाई 1 वाली। हाँ, पूरी वही, सिर्फ चेंज मैंने इंटरेस्ट पेड का अमाउंट किया है 6000। तो ये अच्छा, तो ये 5000 ही जाता है इधर एक्सपेंसेस में, शाबाश। और ये एसओएफपी में ये 1000 उसमें चला जाता अदर रिसीवेबल। शाबाश, गुड, 100% सही। बहुत खुशी होती है मुझे जब इस तरह पर जवाब मिलता है यार, कॉन्सेप्चुअल। ये अक्सर बच्चे घूम जाते हैं इसके अंदर। आप सब लोग सुन लें कि जब आपने 5000 के एक्सपेंसेस से आएंगे 5000 अगर आपने निकाल लिए, लेकिन क्योंकि आपने पे कर दिए हैं 6000, तो 1000 आपने अगले साल के पे कर दिए हैं, तो वो अदर रिसीवेबल में चले जाएंगे करंट एसेट्स में, अदर रिसीवेबल में चले जाएंगे करंट एसेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट घूम जाते हैं इसके अंदर और ये करंट एसेट में चले जाएंगे, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाएंगे 1000। तो मेरे ख्याल में अब आप उम्मीद है कि ये सारा बैंक लोन वाली बात सीख गए होंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली बात जो मैंने कराई थी, और फिर भी 9 से 10 वाली क्लास जब एक्स्ट्रा लूँगा तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा बाद में, कंटिन्यू चलती रहेगी अभी 8 to 9 और 9 to 10 वाली क्लास। लेकिन अभी आप लोग सुन लें, कल मैं एक और क्लास लूँगा इसी तरह की, लेकिन परसों से आप सब लोग ये काम खोलकर सुन लें इंशाअल्लाह ताला। परसों से आपका पास पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और वो पास पेपर जो पहला मैं कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप जो है वो उसको कर लें। तो वो पास पेपर है 2019 का, 2019 वेरिएंट है 22 मई जून 2019, मई जून 22 का है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सवाल आया था जिसकी एडजस्टमेंट जो 2-3 दी हुई है वो ऐसी चैलेंजिंग है कि अगर आप लोग शौक्स रखते हैं पढ़ने का तो ये पेपर उठाइएगा और इसका इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा है भाई, मजे की बात ये 30 नंबर का सवाल है और उसने 13 नंबर का इनकम स्टेटमेंट पूछा है, और उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पूछा है बता दो सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के पोर्शन में क्या आएगा, और 2 उसने थ्योरी के सवाल किए बहुत सिंपल से कि अगर ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बन जाए तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होंगे, और अगर ये सोल ट्रेडर लिमिटेड कंपनी में बन जाए तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, या फिर कोई बंदा आके इन्वेस्ट करे तो उससे इन्वेस्टमेंट से क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नॉर्मल बात ये कि उसकी एडजस्टमेंट्स आप मुझे करके दिखाएं, देखिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खुद से करने का भी शौक होता है तो पढ़ने का मैंने फिर बताया कि ए लेवल में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके लिए 2 सिर्फ और सिर्फ आएगा आपकी अपनी मेहनत। तो सबकी होती है, ओ लेवल में भी मेहनत की आप लोगों ने, आपकी जो है ना वो स्मार्ट किस्म की मेहनत से। वो स्मार्ट मतलब क्या होती है कि जो आपके लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं, उस लेक्चर को उसी जगह पर आप अप टू डेट रिकॉर्ड करें, लेक्चर्स मेंटेन करें डेट डालकर, और जो आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक का वो एक ही जगह पर करें। ये नहीं कि एक पेज उधर एक रफ रजिस्टर बनाया हुआ है सारे काम एक ही जगह कर रहे हैं, नहीं। अकाउंटिंग का रजिस्टर अलग बनाएं, टॉपिक वाइज सारे लेक्चर एक जगह लिखें, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी लेक्चर आप कॉपी कर रहे हैं उसी में लिखें, डेट डालकर आपको याद रहे कि आपने इस डेट को ये पढ़ा था, और
दूसरी बात ये कि खुद से आगे बढ़कर पढ़ने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब मैं एक और चीज़ ज़रा लिख रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको कवर कर सकते हैं। और लाइवा आपका ये बहुत फ़ायदा है क्योंकि आप पेपर में भी अपीयर होने वाली हैं, तो आपका ये सवाल 40 नंबर का आएगा बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा देखना। और मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, एक अकाउंट है मिसाल के तौर पर फर्नीचर आपका लिखा हुआ है 20,000, फर्नीचर लिखा हुआ है 20,000 और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 2,000। फर्नीचर की कॉस्ट है 20,000, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 2,000। और इसी तरीके से कंप्यूटर है आपके पास 15,000 और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5,000। और इसी तरीके से आपको बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 200,000। हाँ बोलिए, कोई सवाल करना तो फ़ौरन कर लगे हो यार। बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 200,000 और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000। तो बात किसी को पूछनी है? अच्छा, जिन लोगों की बेसिक अकाउंटिंग नहीं है, क्या नाम था, तो मैंने कहा था 8 to 9 पढ़ने के लिए, वो ये लेक्चर नोट डाउन जरूर करना बेटा, कॉपी ज़रूर करना मेरा लेक्चर। ये जब आपको समझ में आना शुरू होगा तो बहुत काम की बात लगेगी आपको। ये मुझे पता है अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से गुजर रहा होगा तो काम की बात नहीं लग रही होगी, लेकिन ये आपकी बहुत काम आने वाली बात है, इसको ज़रा सुनिएगा, चाहे जितने % भी समझ में आ रहा हो। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको एडजस्टमेंट दी हुई है नंबर 1, डेप्रिसिएशन on furniture 15% by straight line method। दूसरा आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन on computer 10% by diminishing or reducing balance method। तीसरा आपको पॉइंट दिया हुआ है depreciation on building estimated useful life 25 years and salvage value
$50,000। अब आपको इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाना है। इनकम स्टेटमेंट जाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। कॉस्ट, डेप्रीसिएशन और एनबीवी, नेट बुक वैल्यू, ये तो हो गया आपका, अल्लाह भला करे क्या, और ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जाना है। इनकम स्टेटमेंट में आपको एक्सपेंसेस के पोर्शन में जाना है और आपको एक्सपेंसेस के पोर्शन में जाकर डेप्रीसिएशन निकालना है। तो इस डेप्रीसिएशन के 3 फिगर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन के 2 मेथड होते हैं और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। तो ये 3 मेथड आपके सामने, ये आप पहले नोट डाउन कर लो भाई, ताकि आप खुद से सॉल्व जब करो तो आपको ये ना हो सर ये दिखा दीजिएगा, ये दिखा दीजिएगा। पहले आप ये देख लो कि डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। फर्नीचर 20,000, जी जनाब, वैल्यूज लिख ली। फर्नीचर की वैल्यू, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कंप्यूटर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन उसका भी दिया हुआ है, बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का भी दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया कि डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 15% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर 10% बाय डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 25 years and salvage value $50,000. What to be recorded in income statement and statement of financial position and which amounts? हाँ जी, कौन बताएगा भाई ये? लाइबा तुम बताओ बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की मालूमात होने की। लाइबा बच्ची बताओ। यस सर। एक्सपेंसेस डेप्रीसिएशन का पहला बताओ। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 15% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट बता दो एक्सपेंसेस का। फिर दूसरा बताओगी तुम डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर। ये सारा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और आज नोट डाउन कर लेना ये सारा। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये 3 अमाउंट आपको अलग अलग निकालने हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ज़रा उनके लिए मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप हो सकता है कि याद ना हो। स्ट्रेट लाइन मेथड की जब बात की जाती है तो उसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला, जिसके अंदर आपको परसेंटेज दी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आफ्टर सर्विस लाइफ। अगर ये सवाल में दी हुई तो माइनस कर देंगे, नहीं दी हुई तो 0 लिख देंगे, इनटू रेट। इसी तरीके से इसका दूसरा फॉर्मूला होता है
कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, रीसेल वैल्यू, सॉरी divided by estimated life in years। ये स्ट्रेट लाइन मेथड के दोनों फॉर्मूले होते हैं। और तीसरा फॉर्मूला यानी कि जो दूसरा फॉर्मूले का होता है वो आपका क्या होता है, हो गया था मुझसे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है तीसरा स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग, इसको रिड्यूसिंग कहा जाता है। वो क्या होता है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस accumulated depreciation, जिसको depreciation भी कह सकते हैं। इनटू रेट। ये फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बता दिए कि कुछ बच्चों को याद भी शायद ना हो। अब आपने बताना है कि डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा। तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए किसी ने कोई अमाउंट निकाला हो तो भाई वो चैट में बता दे मुझे, अगर बता सकता है तो ठीक है। हमजा आप बेसिक से ही पढ़िएगा, आपको चैट आया। हाँ भाई, कुछ चैट में बताएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे निकलेगा। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर के बारे में देखें, ये लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। Depreciation on furniture, यूसुफ असलम का आंसर आया डेप्रीसिएशन और फर्नीचर का। मेरे पास देखता हूँ सही है या नहीं है। फर्नीचर है 20,000 का 15% डायरेक्ट निकालना है। बिल्कुल सही निकाला है आपने, बिल्कुल सही मुझे बताया है आपने। तो डेप्रीसिएशन जो है वो ऐसे निकलेगा। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं होती सर। 15,000 जो फर्नीचर की कॉस्ट है ये दी हुई है, सॉरी 20,000 जो फर्नीचर की कॉस्ट है जो आपको दी हुई है वो आपने लिखा, और उसका 15% डेप्रीसिएशन डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आपका आ गया 3,000। 100% सही। और जब आप नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वहां पर आप फर्नीचर कैसे लिखेंगे हाथों हाथ में बता दूं ताकि सबको क्लियर हो जाए, ताकि हर एसेट एक तरह होगा। फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो है 20,000। अब जब आप प्लीज सुनिएगा गौर से, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर टोटल डेप्रिसिएशन यहां पर लिखना होता है कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, कि आपका जो फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट 20,000 थी वो इस डेट तक, यानी कि दिसंबर 31, 2018 है अगर क्लोजिंग डेट, तो उस डेट तक टोटल कितना डेप्रिसिएट हो गया। इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि 2018 में कितने का डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो 2018 तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया। तो दोनों की लैंग्वेज अलग है। अब देखें, डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो 2000 नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब है फर्नीचर ऑलरेडी 2000 का डेप्रिसिएट हो चुका था। इस साल जो आपका एक्सपेंस में और डेप्रिसिएट हुई चीज वो थी 3000, तो इसका मतलब टोटल 5000 की डेप्रिसिएट हो चुकी है फर्नीचर,
और अब उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू जिसको नेट बुक वैल्यू कहा जाता है वो 15,000 आएगी। तो ये इस तरह हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल सही है, यूसुफ असलम ने कंप्यूटर का भी सही बताया है, अब्दुल मुईस ने भी सही बताया है, और अब्दुल मुईस सही बता रहे हैं, सही। अच्छा जी, ये लाइबा समझ में आई बात तुम्हारे? यस सर। समझ में आया इनकम स्टेटमेंट में कैसे जाता है एक्सपेंसेस, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम टोटल कर लेते हैं। मैंने समझाया भी था शायद पहले भी। बाकी लोगों के क्लियर है? किसी को कोई और इश्यू है तो बता दे भाई। अब्दुल्ला आ गए? अब्दुल्ला या आज नहीं आए? अब्दुल्ला खैर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे याद हुई थी। अच्छा जी, कंप्यूटर, अब हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में क्या कह रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 10% बाय डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग का फॉर्मूला जो कि मैंने लिखवाया है आपको, वो ये लिखवाया है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसको नहीं छेड़ते, लेकिन जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है तो उसमें हम जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है पहले उसको माइनस करते हैं और उसकी बची हुई वैल्यू जो कि नेट बुक वैल्यू कहलाती है उसके ऊपर वो रेट अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट निकालते हुए दिया हुआ था। तो बिल्कुल इस तरह करेंगे। अब हम कंप्यूटर का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कंप्यूटर पे क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था तो कंप्यूटर की कॉस्ट 15,000 है और वो उसका डेप्रिसिएशन 5,000 है। तो कंप्यूटर की कॉस्ट 15,000 है और उसका डेप्रिसिएशन 5,000 है। गौर करना, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ था लेकिन हमने उसको माइनस नहीं किया था, डायरेक्ट 15% निकाल लिया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम पुराना डेप्रिसिएशन माइनस किए बगैर जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करते हैं। लेकिन जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है तो जो कॉस्ट दी होती है उसमें से पहले उसका पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जस्ट लाइक दिस, 15,000 माइनस 5,000, 10,000 का कितने परसेंट? 10%। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है 1,000। अब जब हम इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एक ही कॉन्सेप्ट है चाहे मेथड कोई सा भी हो, कंप्यूटर को जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 15,000। अब वो पुराना डेप्रिशिएट हो चुका था 5,000, इस साल डेप्रिशिएट हुआ मजीद 1,000, तो टोटल डेप्रिशिएट कितना हो गया? 6,000। इट्स मीन कि आपकी उसकी बची हुई वैल्यू कितनी है? 9,000। तो ये 9,000 आपकी नेट बुक वैल्यू कहलाएगी। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ये करते हैं। इसी तरीके से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल करने का बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड था लेकिन उसके अंदर एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई थी और उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई थी। तो अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? ये वाला, जिसमें लाइफ और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी होती हम जीरो लिख देते। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ आफ्टर सर्विस लाइफ यानी कि स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर। तो अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि भाई कॉस्ट जो थी बिल्डिंग की वो कितनी थी? हमने देखा 2 लाख। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में पुराना डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते, तो हमने लिखा 2 लाख बिल्डिंग की कॉस्ट और उसमें से माइनस कर दिया 50,000 क्योंकि स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी और डिवाइड कर दिया उसको 25 से। यानी कि अब आपने जब 200,000 में से 50,000 माइनस किए तो 150,000 आया। ठीक है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाती है ये। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाती है। 150,000 को आपने डिवाइड कर दिया 25 से तो 6,000 इसका डेप्रिसिएशन आया इस साल का, कि बिल्डिंग इस साल 6,000 की डेप्रिसिएट हुई। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें हम यही प्रोसीजर करेंगे जो बाकी के साथ किया था, चाहे मेथड कोई सा भी हो। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है 200,000। अब पुराना एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पुराना डेप्रिसिएट था 50,000 का, इस साल डेप्रिसिएट हुआ 6,000, तो ये 56,000 टोटल डेप्रिसिएशन आ गया बिल्डिंग का। यानी कि अब आपकी जो बिल्डिंग है वो 200,000 में से 56,000 की रिड्यूस हो चुकी है और उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 144,000 है। जी, अब क्वेश्चन कीजिए। हाँ बेटा। नहीं सर, वो बस ये बोल रहे थे कि इसको एक दफा रैप अप कर दे क्योंकि वो इको की क्लास का टाइम है। हाँ बस इसको अब खत्म हो गई कहानी। यहाँ तक समझ में आ गया ये?
ये पॉइंट आप सबके समझ में आ गया? जी सर आ गया यार जी सर, हो जी सर, जी सर। आप लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अटेंडेंस का। स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आज 8 बजे हम कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं और आज कुछ स्टूडेंट से 9 बजे मिलते हैं। मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने में एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ है कि ये जिन लोगों से कमिटमेंट हुई है कमिटमेंट में पूरे उतरें और ज़रूर आएँ। मुझे बस ये ज़्यादा बेहतर लगी है। मुझे हसनैन अजहर की अच्छी बात लगी कि उसको मुझे पता है कि उसकी मजबूरी होती है, फिर भी उसने कहा कि आज मसरूफियत नहीं है, आज मैं आ सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा क्लासेस में बात करेंगे, खुद से करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट बहुत इम्प्रूव होगा। मैं आपके साथ हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है भाई। सर जरा स्क्रीन छोटी कर सकते हैं, वो पिछला भी लेना की तस्वीर। हाँ बेटा। सर मुझे एक चीज समझा दें। बोलो लाइबा। सर आपने बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन निकाली थी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से 56,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि बेटा बिल्डिंग ऑलरेडी 50,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी थी। ओहो 20,000 की, सॉरी मैं 50,000 वही मैं सोच रही थी। शाबाश, ये तो सारे ऐसी सुन नील बेटा सन्नाटा बैठे में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 का था, तो इस दफा कितना हुआ था? 6,000 का, तो 26,000 यहाँ से माइनस होगा। 26,000 माइनस होगा। राफी क्या सो रहे हो बेटा? ये कौन 56 कौन हो गया इतनी बड़ा अमाउंट? 26,000, तो 200,000 में से शाबाश लाइबा, गुड, जाग रही हो इसका मतलब है। तो 174,000 आएंगे। सर ये स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया क्योंकि वो सर रजा की क्लास स्टार्ट हो गई है। बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार और जाओ भाई। सर गुस्सा कर रहे हैं। हाँ कोई एक ले ले जल्दी से, जिसने लिए बता दें, वो जल्दी डाल लो, दे जल्दी तो लो। तसल्ली हो जाए हमें। अब तो 2-3 निकल भी गए, जल्दी करो। सर, हाँ अगर बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ नहीं होगा कौन सा मेथड यूज करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे ना? हाँ फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो। सही है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। साथ सलाम की जिम्मेदारी थी, अब पता नहीं किसने लिया नहीं लिया।